पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम जो किया वह था गंदे नाले में एक कुरकुरी और मजबूत लीच को ढूंढना और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक ही बार में निगल लिया। भले ही वह मेरे गले में पागलों की तरह छटपटा रही थी, मैंने अपनी घृणा को दबाकर उसे नीचे उतार लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कयामत आने वाली है। हर किसी के पास जागृत होने की संभावना है जो उस आखिरी चीज पर निर्भर करती है जो उन्होंने खाई थी। किसी ने मगरमच्छ का अंडा खाया और वह व्हाइट राइस ग्रेन बनकर सब कुछ निगलने लगा। किसी ने तले हुए चिकन विंग्स खाए और फीनिक्स के रक्त की शक्ति पाकर आसमान में उड़ने लगा। लेकिन पिछले जीवन में क्योंकि मैंने चूहे का एक अंडा खाया था, मैं एक चूहा बन गया जिससे हर कोई नफरत करता था और अंत में एक अज्ञात भयानक जीव ने मुझे पैर से कुचल दिया। अब पुनर्जन्म के बाद मुझे इन्फिनिट डिवोरिंग की शक्ति मिली है। मैं जिस वस्तु को निगलता हूँ वह जितनी शक्तिशाली होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा मुझे मिलेगी और पिछले जीवन की यह जोंक जल्द ही सब कुछ निगल जाने वाली एक विशालकाय शक्ति बनने वाली है। इस समय मैं अपने सामने मौजूद कांच के बक्से को देख रहा हूँ जिसके अंदर एक गहरे लाल रंग की जोंक है। उसका मोटा शरीर लगातार हिल रहा है, बिल्कुल एक लाल मैगेट की तरह। निगलने से ही शक्ति मिलेगी तो फिर हिचकिचाहट कैसी? बस करना है। अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर मैंने कांच के बक्से में हाथ डाला। मैंने अपना मन कड़ा किया और उस म्यूटेंट जोंक को बाहर निकालना चाहा, लेकिन उस जोंक ने संघर्ष किया। न केवल वह मेरे हाथ से छूट गई बल्कि उसने मेरी उंगली पर भी काट लिया। बक्से के अंदर का खून और गाढ़ा हो गया। ताजे खून के संपर्क में आते ही वह उत्परिवर्ती जोंक और भी उत्तेजित हो गई। यह देखकर मैं तुरंत क्रोधित हो गया। मैंने तेजी से वार किया और जोंक को पकड़ लिया। फिर एक झटके में उसे सीधे अपने पेट में उतार लिया। बधाई हो मेजबान होस्ट, आपने सफलतापूर्वक उत्परिवर्ती जोंक को निगल लिया है। जीन अनुक्रम जीन सीक्वेंस सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। देखते हैं ये नया अनुक्रम क्या लेकर आता है। अचानक उंगलियों में एक झंझनाहट और सुन्नपन का एहसास हुआ। नीचे देखा तो दंग रह गया। अभी कुछ देर पहले जहाँ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया गया था वहाँ से अनगिनत खून जैसी लाल रेशमी धाराएं निकलने लगी। महज 2 सेकंड में उन्होंने जख्म को पूरी तरह ढक लिया और वहाँ बिल्कुल नया मांस उगाया। यह तो कटे हुए अंग का दोबारा जीवित होना था। इसके अलावा मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के भीतर एक असीम शक्ति उमड़ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर ऊर्जा का कभी न खत्म होने वाला स्रोत फूट पड़ा हो। मैं आईने के सामने गया और स्थिर होकर खड़ा हो गया। आईने में खुद को देखकर मैं एक बार फिर सुन्न रह गया। मेरी लंबाई जो पहले लगभग 1.7 मीटर थी अब बढ़कर सीधी 1.9 मीटर हो गई थी। मेरे काले बाल अब लंबी लाल जुल्फों में बदल चुके थे और भूरी आंखों का रंग गहरा लाल हो गया था। गौर से देखने पर उनमें एक अजीब सा सम्मोहन और रहस्यमयी चमक थी। पूरे शरीर की बारीकी से जांच करने के बाद मैंने पाया कि मेरी दाहिनी हथेली के बीचों बीच एक मुंह जैसा छेद बन गया है। वह किसी गहरी खाई की तरह था जिसमें दर्जनों छोटे और नुकीले दांत लगे थे। यह बिल्कुल उस म्यूटेंट एफेड्रा के मुंह जैसा था जिससे मैं पहले टकराया था। यह दुश्मनों का खून सोख सकता था, लेकिन इसने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। अभी डार्क डिसऑर्डर शुरू नहीं हुआ है और अगर मैं इस रूप में बाहर गया तो घर से निकलना भी मुमकिन नहीं होगा। जैसे ही यह विचार मन में आया वे लंबे लाल बाल वापस सामान्य हो गए और हथेली वाला वह मुंह भी गायब हो गया। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। गजब है। डार्क डिसऑर्डर शुरू होने में अब 2 दिन से भी कम का समय बचा है। मेरे पास अभी भी निगलने 2 मौके और हैं। मुझे इसे जारी रखना होगा। मेरी याददाश्त के अनुसार शहर के एक बड़े रईस के पास एक रेयर केबल रखा है। मुझे याद है कि डार्क डिसऑर्डर फटने के बाद उस दुर्लभ केबल से भी भयानक ऊर्जा निकलने लगी थी। अगर मैं उसे निगल लूं और अपनी जीन संरचना को पुनर्गठित कर लूं तो शायद मैं और भी शक्तिशाली क्षमताएं हासिल कर सकूं। इस अदृश्य अरबपति से मिलना स्पष्ट रूप से असंभव था। अच्छी बात यह थी कि उसकी एक बेटी भी थी और वह भी संयोग से सिगुआ विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। तैयार होने के बाद मैं सीधे स्कूल की ओर निकल पड़ा। जल्द ही मैं स्कूल से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पार्क में पहुंचा। यान शियाओतियन, इस अरबपति की बेटी की जीवन शैली बहुत ही साधारण थी। अपनी रईस पहचान को छिपाने के लिए वह हर बार स्कूल के बाद यहाँ तक पैदल आती थी और फिर गाड़ी में सवार होकर जाती थी। जब मैं पार्क पहुंचा तो मुझे कुछ ही दूरी पर एक बेहद खूबसूरत आकृति खड़ी दिखाई दी। उस युवती में एक अलग ही तरह का व्यक्तित्व था जो अजनबियों को दूर रहने का एहसास कराता था। तभी दूर से एक रोल्स रॉयस आती दिखी। इसके तुरंत बाद 3 अंगरक्षक नीचे उतरे। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ कार का दरवाजा खोला। जैसे ही यान शियाओतियन कार में बैठने वाली थी मैं कोने से बाहर निकल आया। मुस्कुराते हुए मैंने उन सुरक्षा कर्मियों से सहजता से कहा, इज्जत लूटने आया हूँ, नहीं गलत बोल दिया, अपहरण करने आया हूँ। ये देख यान शियाओतियन का चेहरा शांत था जैसे उसने मुझे कुछ समझा ही न हो। आखिरकार ये तीनों अंगरक्षक पेशेवर थे, सैन्य पृष्ठभूमि से सेवानिवृत्त। कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद ही वे यान शियाओतियन के निजी अंगरक्षक बने थे। अंगरक्षकों के मुखिया ने बिना कुछ कहे मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बस लापरवाही से एक घूंसा चलाया। उस अंगरक्षक का चेहरा दर्द से बिगड़ गया और बिना कोई चीख निकाले वह 5 मीटर दूर जा गिरा। एक टेढ़े मेढ़े पेड़ से टकराकर वह बेहोश हो गया। यान शियाओतियन ने सदमे में अपनी आंखें फाड़ लीं। बाकी 2 अंगरक्षक जो हमला करने ही वाले थे वे भी पूरी तरह सन्न रह गए। हे भगवान, एक घूंसे में 5 मीटर दूर फेंक दिया। क्या यह वाकई इंसान है? मैं खुद भी थोड़ा हैरान था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझ में इतनी ताकत है। फिर मैं अपने आप रोल्स रॉयस के सामने आया
और आजमाने के लिए उसे एक लात मारी। एक जोरदार आवाज हुई और हैंड ब्रेक से लॉक की हुई रोल्स रॉयस सीधे 3 मीटर दूर जा गिरा। पूरा साइड का दरवाजा गंभीर रूप से विकृत हो गया था, गहरा धंस गया था। मौके पर अचानक सन्नाटा छा गया। यान शियाओतियान का चेहरा सुन्न पड़ गया था और 2 अंगरक्षक डर के मारे जमीन पर ढेर हो गए। मैंने उन 2 अंगरक्षकों पर ध्यान नहीं दिया, सीधे यान शियाओतियान के पास गया। यान शियाओतियान ने घबराते हुए कहा, तुम्हें धन चाहिए या जान? अपने पिता यान नानजी को फोन करो, उनसे कहो कि वे अपने संग्रह की वह दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल भेज दें। एक हाथ से ईल दो, दूसरे हाथ से बंदा लो। यान शियाओतियान की भौहें कांपने लगीं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इस आदमी ने उसे अगवा करने के लिए इतनी मेहनत की, सिर्फ अपने पिता की उस दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल के लिए। लेकिन मौजूदा स्थिति नाजुक थी। यान शियाओतियान ने अपना फोन निकाला और यान नानजी को फोन किया। उसने वर्तमान स्थिति और मेरी मांग के बारे में संक्षेप में बताया। इसी बीच तियानशेंग ग्रुप के मीटिंग रूम में एक रौबदार मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक सतर्क हो गया। फोन मिलने के बाद हद हो गई, हद हो गई। दारू शहर में मेरी बेटी को छूने की हिम्मत किसकी हुई? तुरंत सेना को सूचित करो, उन्हें सहायता के लिए सबसे विशिष्ट कर्मियों को भेजने के लिए कहो। अभी जाओ। साथ ही दारू शहर की सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम को बुलाओ, उन्हें बेहतरीन उपकरण साथ लाने को कहो और निर्दिष्ट स्थान पर तैनात रहने को कहो। किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ये सब इंतजाम करने के बाद यान नानजी ने ड्राइवर से पहले घर चलने को कहा और वह दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल ले ली। मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। मेरे पिता आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने मुंह खोला। 2 दिन बाद एक औरोरा ध्रुवीय ज्योति नीले ग्रह पृथ्वी से होकर गुजरेगी और ग्रह के सभी जीव उत्परिवर्तित होकर उत्परिवर्ती जीव बन जाएंगे। उस समय विश्व व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। यह अभूतपूर्व अराजकता में डूब जाएगा और वह इलेक्ट्रिक ईल भी एक भयानक उत्परिवर्ती जीव बन जाएगी। यदि इसे खत्म नहीं किया गया तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। मानो या न मानो, मैं इस इलेक्ट्रिक ईल को नहीं पालूंगा। तथा कथित विनिमय के रूप में मैं तुम्हें जीवन बचाने वाली ये खबरें पहले ही बता सकता हूँ। इसे हमारा एक निष्पक्ष सौदा समझो। ये सुनने में बहुत पागलपन भरा लग रहा है। यान शियाओतियान ने कुछ नहीं कहा, वह बस मुझे एक मूर्ख की तरह देख रहा था। यान शियाओतियान ने अपना सिर हिलाया। मैंने कोई बकवास नहीं की। फिर मैंने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर एक चीरा लगाया। तुरंत ही उंगली पर लाल रेशमी धागे जैसे निशान उभरे। पलक झपकते ही उंगली पहले जैसी ठीक हो गई। दूर से ये देख रहे 2 बॉडीगार्ड्स के रोंगटे खड़े हो गए। यान शियाओतियान भी वहीं दंग रह गया। तुम्हारे परिवार का व्यवसाय एक बड़े साम्राज्य जैसा है। अंधेरे की उथल पुथल आने के बाद सभी प्रकार की सामग्रियों की अत्यधिक कमी हो जाएगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम मेरे साथ आने का विकल्प चुन सकते हो। मैं तुम्हें जीवित रहने के लिए नेतृत्व दे सकता हूँ। भले ही वे योद्धा हों, उन्हें भी खाने पीने और दैनिक जरूरतों की आवश्यकता होती है। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। ऐसी दुनिया में अकेले लड़ना कभी भी सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। यान परिवार निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प है। सहयोग से ही दोनों पक्षों की जीत होगी। मुझे सब समझ आ गया है। मैं यह सब अपने पिता को बताऊंगा और उनके साथ इस पर अच्छी तरह चर्चा करूंगा। मैं आपको जल्द ही जवाब दूंगा। तभी दूर से आपातकालीन सायरन की आवाज आई। कई बख्तरबंद गाड़ियां उन लोगों के सामने आकर रुकी। एक अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी से नीचे उतरा। पचकी हुई रोल्स रॉयस को देखकर यान शिंगतियान का दिल बैठ गया। लेकिन जब उसने यान शियाओतियान को पूरी तरह सुरक्षित देखा तो उसने राहत की गहरी सांस ली। मैंने हथियारों से लैस सैन्य कर्मियों पर एक नजर डाली और बेपरवाह अंदाज में मुस्कुराते हुए यान शेंगतियान से कहा, मिस्टर यान, आप वह चीज ले आए जो मुझे चाहिए थी। यान शेंगतियान यह सुनकर दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेटी का अपहरण करने वाला व्यक्ति इतना युवा होगा। ये रही वह चीज जो तुम्हें चाहिए थी। ये कहते हुए यान शेंगतियान ने ब्रीफ केस फेंक दिया। मैंने ब्रीफ केस लिया और उसे खोला। उसके अंदर एक पूरी तरह से नीली इलेक्ट्रिक ईल थी जिससे समुद्र की तेज और अप्रिय गंध आ रही थी। बिना कुछ कहे मैंने सीधे ईल को उठाया और उसे खाना शुरू कर दिया। ये देखकर यान शेंगतियान हक्का बक्का रह गया। ये आखिर हो क्या रहा है? सेना के लोग भी सन्न रह गए। क्या उनका पाला किसी पागल से पड़ा है जो ईल को कच्चा चबा रहा है? मेरे शरीर की सतह से अचानक बिजली की लहरें निकलने लगी। यान शेंगतियान यह देखकर कांप गया। उसे पता था कि इस ईल से निकलने वाला करंट एक मध्यम आकार के जंगली कुत्ते को मारने के लिए काफी है। बधाई हो होस्ट, दुर्लभ इलेक्ट्रिक वैन को सफलतापूर्वक निगल लिया गया। जीन अनुक्रम सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। तभी मेरे मन के एक विचार से मेरे मूल काले छोटे बाल तुरंत सुर्ख लाल हो गए और मेरी पुतलियां भी लाल रंग में बदल गईं। मैंने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और सीधे खून की एक बूंद ब्लड बॉल केंद्रित की। वह खून की बूंद हवा में फट गई और वहां मौजूद सैन्य कर्मी जैसे ही उसके संपर्क में आए, उन्हें अपने शरीर में एक शक्तिशाली बिजली का झटका महसूस हुआ और वे तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। केवल यान शियाओतियान और यान शेंगतियान को कुछ नहीं हुआ। मैंने पिता पुत्री की जोड़ी पर एक नजर डाली और फिर चुपचाप रात के अंधेरे में ओझल हो गया। डार्कनेस लीकेज शुरू होने में अब 1 दिन से भी कम समय बचा था। मेरे पास निगलने का एक आखिरी मौका बचा है। अशांति शुरू होने से पहले मुझे इसे पूरा करना होगा। तभी अचानक मुझे याद आया, महान विद्वान के चिड़ियाघर में शायद एक विशेष बाज है। उसके शरीर के पंख कठोर हैं और वह रंगों का उत्सर्जन कर
सकता है। मेरे पास अब रक्त बोध है और मैं विजन की आत्मा को भी नियंत्रित कर सकता हूँ। बस उड़ने के एक साधन की कमी थी। अगली सुबह मैं तुरंत महान विद्वान के पहले चिड़ियाघर की ओर चल दिया। जब मैं उस पिंजरे के सामने पहुंचा जहां उस विशेष बाज को रखा गया था, मैं उसे देखकर दंग रह गया। मैंने देखा कि वह बाज पहले ही रूपांतरित म्यूटेंट हो चुका था। उसके काले पंख किसी पैनी छुरी की तरह लग रहे थे जो दिल दहला देने वाली ठंडक के साथ चमक रहे थे। उसकी आंखें किसी जहरीले सांप की तरह पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं। उस समय वह बाज अपनी नुकीली चोंच से लोहे के पिंजरे पर पागलों की तरह वार कर रहा था। कुछ ही क्षणों में उसने पिंजरा तोड़ दिया और सीधे मुझ पर हमला कर दिया। यह देखकर मेरी पुतलियां उससे सिकुड़ गईं। उसकी हरकतें मेरी आंखों में असीमित रूप से धीमी हो गईं। बिजली जैसी फुर्ती से मैंने एक हाथ से बाज की गर्दन पकड़ ली और सीधे बड़े ग्रास के साथ उसे निगलना शुरू कर दिया। बधाई हो मेजबान होस्ट, आपने सफलतापूर्वक ईगल के अंशों को आत्मसात कर लिया है। एलीट सीक्वेंस सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। तभी मेरे मन के एक विचार से मेरी पीठ पर अचानक पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। 6 मीटर व्यास वाले विशाल काले पंख जो सीधे हवा में उठे और आसमान की ओर उड़ चले। अचानक फोन बज उठा। दूसरी तरफ से यान शियाओतियान की घबराहट भरी आवाज आई, मोबेई, हमारे यहाँ मुसीबत आ गई है। कुछ इंसानी जैसे दिखने वाले राक्षस अंदर घुस आए हैं, क्या तुम आ सकते हो? यान शियाओतियान की आवाज कांप रही थी। जाहिर तौर पर वह असहाय महसूस कर रही थी। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। यान शियाओतियान द्वारा दिए गए पते के अनुसार जल्द ही मैं एक खाद्य गोदाम फूड वेयर हाउस के पास पहुंचा। साथ ही गोदाम में बड़ी मात्रा में सामान जमा था जो ज्यादातर लंबे समय तक चलने वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ थे। 2 भयानक चेहरे वाले लोग खुशी खुशी इस दृश्य को देख रहे थे। अभी भी बड़े भाई का दिमाग सबसे तेज है। इस गोदाम पर कब्जा कर लिया। अब हमें भविष्य में भोजन की चिंता नहीं करनी होगी। सुअर जैसी नाक वाला एक मोटा आदमी जिसका शरीर चर्बी से ढका था ठहाके लगाकर हंसा। उसके बगल में खड़ा 3 मीटर लंबा आदमी जिसके सिर पर सांड के सींग थे वह भी साथ देने लगा। हमें जानवरों में बदलने की महाशक्ति मिली है। ये सच में भगवान का आशीर्वाद है। अब हम जो चाहें कर सकते हैं। सींग वाले आदमी की आंखों में चमक आ गई और वह मुस्कुराते हुए यान शियाओतियान की ओर बढ़ा। बड़े भाई, ये तो बेहतरीन है, एकदम लाजवाब। दूसरा आदमी भी घिनौनी हंसी हंसने लगा। उन दोनों की अश्लील बातें सुनकर यान शियाओतियान का चेहरा पीला पड़ गया। यान नानजी ने मजबूती से यान शियाओतियान को अपने पीछे छिपा लिया। उसके माथे पर बल थे। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, अचानक गोदाम की छत में एक बड़ा छेद हो गया। मैं टूटते तारे की तरह सीधे गोदाम के अंदर गिरा। पता नहीं क्यों यान शियाओतियान ने अचानक राहत की सांस ली। सींग वाले और सुअर जैसी नाक वाले आदमी ने यह देखकर भौहें सिकोड़ ली। उम्मीद नहीं थी कि हमारे अलावा किसी और को भी भगवान का आशीर्वाद मिला होगा। ओए लड़के, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि हमारे काम में दखल न दे, वरना मुझे इन 2 कचरा लोगों से बकवास करने का मन नहीं था। एक थप्पड़ के साथ उन दोनों की आवाजें बंद हो गईं और वे नीचे गिर गए। पूरा दृश्य श्मशान जैसी शांति में बदल गया। एक कोने में दुबके कर्मचारी मुझे हैरानी से देख रहे थे। वे दोनों राक्षस जो पहले अजय लग रहे थे, उन्हें मैंने एक थप्पड़ में खत्म कर दिया था। फिर मैं यान शियाओतियान और उसके पिता के सामने गया। यान नानजी ने अब भी यान शियाओतियान को पीछे छिपा रखा था। पिछली बार वाली बात पर क्या सोचा? मैंने पूछा। मोबेई शियाओयाओ, अगर हम तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करते तो क्या तुम हमें खा जाओगे? मुझे इंसान खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अंधेरे की उथल पुथल जल्द ही शुरू होने वाली है। अब तुम्हारी क्या योजना है? जब उन्होंने सुना कि मुझे पसंद नहीं है तो सबने राहत की सांस ली। धन्यवाद। अगर मोबेई छोटे भाई न होते तो हम अब तक मर चुके होते। आगे क्या करना है? हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। यान नानजी ने उत्साह भरी नजरों से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में मैं एक मसीहा की तरह था। इस मजबूत सहारे को पकड़ने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। अंधेरे की उथल पुथल जल्द ही आने वाली है। तब मौजूदा सारी व्यवस्था ढह जाएगी।